Morning all, I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने देखा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के क्या क्या रोल्स होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कितने टाइप के होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है स्टेप्स ऑफ डेटाबेस डिजाइन, इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल, कंपोनेंट्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ईआर मॉडल, एंटिटी एंड एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट एंड इट्स टाइप, और फिर एक लास्ट में एक एग्जांपल के साथ में हमें देखेंगे कि एंटिटी को हम ईआर मॉडल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डेटाबेस डिजाइन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें उस एप्लीकेशन के बनाने के पीछे पर्पज क्या है, हम किस टाइप का डेटा उस एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए हमें उसके जिस भी डेटा को हम स्टोर करवाना चाहते हैं, जिस भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, उस डेटा के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस को डिजाइन करना होगा। तो डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं। तो अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक डेटाबेस को डिजाइन करें तो ये इसके थ्रू हमें जो एक एफिशिएंट डेटाबेस जो है, इन स्टेप्स के थ्रू हम एक एफिशिएंट डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है कि हम जिस भी पर्पस के लिए डेटाबेस को बना रहे हैं, हम डेटाबेस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं उसके बारे में रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना, और उसके बारे में जैसे कि एक यूजर है और यूजर जो है वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक वेबसाइट बनाना चाह रहा है, वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है, तो उसको उस ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ई कॉमर्स के लिए जो भी वो वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है, उसके लिए उसको उसमें कस्टमर्स का डेटा स्टोर करना पड़ेगा, कस्टमर ने जो भी ऑर्डर किया उसका डेटा स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी उसके प्रोडक्ट के जो भी डिटेल्स हैं उनको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपका बिलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी। तो वो हो गया अपने आप में एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होता है डेटाबेस डिजाइन का, वो होता है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। तो जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन हम करते हैं वहां पे हम ईआर मॉडल्स को या फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को वहां पे हम यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन से जो आपका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो भी यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की है, उन रिक्वायरमेंट को हम डेटाबेस के टर्म में हाई लेवल पे उनको कैसे मॉडल करेंगे, हाई लेवल पे हम डेटाबेस के अंदर उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो भी हम वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन जिसके बारे में स्टोर करेंगे वो इंफॉर्मेशन आपस में रिलेटेड कैसे होगी। ये आपका जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जैसे कॉन्सेप्चुअल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल या फिर हाई लेवल डेटाबेस जो भी आपका हाई लेवल डेटा मॉडल्स होते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन करते हैं। फिर तीसरा जो स्टेप आता है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो एक बार अगर हमारे पास में कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस जो डिजाइन आ गया तो उसके कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन से हम डेटाबेस की जो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन वहां पे करेंगे। तो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन जो आपका बेसिकली डेटाबेस के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, जिसके लिए हम जो आपका मोस्ट पॉपुलर मॉडल रिलेशनल मॉडल हम यूज करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल की हेल्प से हम उस डेटाबेस को फिर जो भी कंप्यूटर में हमें उस डेटाबेस को लेके आना है, तो कंप्यूटर में उसको स्टोर करवाने के लिए हम जो भी हमारे पास में कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन आई, उस कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस को हम कंप्यूटर में कैसे मॉडल करेंगे, वो हम उसके अंदर जो भी हमारे पास में डेटा है वो आपस में उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे होगी, एक दूसरे से डेटा रिलेटेड कैसे होगा, यह सब डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को यूज करते हैं वो यह भी डिस्क्राइब करता है कि जो उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन हम स्टोर करने जा रहे हैं वो किस डेटा टाइप की होगी और वो आपस में रिलेटेड कैसे होगी, और उसके लिए जो आपका
उसको जो हम वहाँ पे हम किसी भी रिकॉर्ड को अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये जो सारी के सारी इंफॉर्मेशन है वो हम जो भी सारा डिजाइन है वो सारा का सारा हम लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल आता है रिलेशनल मॉडल, जिसमें हम एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू इस जो डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है स्कीमा रिफाइनमेंट। तो अगर हमारे पास में अगर डेटाबेस को जो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रिपेयर की है तो उसके बाद में हम उस पर रिफाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो रिफाइनमेंट बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि जिससे हमारी डेटाबेस के अंदर अगर कोई भी डुप्लीकेसी आ रही हो तो वो डुप्लीकेसी रिमूव हो जाए या फिर डुप्लीकेसी मिनिमम हो जाए। अगर हम कंप्लीटली उसको रिमूव नहीं कर पाए तो आपका जो डेटाबेस के अंदर जो डुप्लीकेसी है वो, और या फिर रिडंडेंसी जिसको कहते हैं, वो कम से कम हो। आपको डेटाबेस के अंदर जो भी आपके आप जो रिलेशंस जो है, जो अगर हम डिफरेंट टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करें तो उनके बीच में जो रिलेशंस वेल डिफाइंड हो, कहीं पे भी आपको जो डेटा जो है आपका जो डेटाबेस के अंदर पूरा का पूरा कंसिस्टेंट हो। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 5। जो स्टेप नंबर 4 पे जो हम स्कीमा रिफाइनमेंट की बात करते हैं वहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम आगे स्टडी करेंगे कि डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं, उन नॉर्मल फॉर्म्स के थ्रू हम डेटाबेस को रिफाइन करेंगे और नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप नंबर 5 आता है दैट इज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में बेसिकली जो आपका डेटा हमने डेटा डिस्क पे स्टोर करते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क पे कहीं ना कहीं किसी स्टोरेज मीडियम पे जाके स्टोर होना होता है, और वहाँ पे हम डेटा को फास्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके लिए हम इंडेक्सिंग स्टोरेज, जो आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज करते हैं। तो किसी जो आपको डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स जो आपका किस ऑर्डर के अंदर स्टोर होंगे, ये सब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग के अंदर और जो इंडेक्सिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे बता सकते हैं, जो कि आपके फिजिकल डेटाबेस डिजाइन से रिलेटेड है। तो एक बार ये सब करने के बाद में जो आपका लास्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी डिजाइन। तो डेटाबेस हमारे पास में, डेटाबेस की डिजाइन क्लियर होने के बाद में फिर हम जो एप्लीकेशन जो आपका एप्लीकेशन डेवलपर है वो एप्लीकेशन को एप्लीकेशन डिजाइन करेगा। उसमें आपको जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एप्लीकेशन डिजाइन कर सकता है। उसमें जो आपके यूजर इंटरफेस को डिजाइन करेगा जिसके थ्रू आपका जो यूजर है उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। उस डेटाबेस के ऊपर जो भी एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं उसके थ्रू आपका डेटाबेस सिक्योरली एक्सेस हो, कोई भी अनऑथोराइज्ड यूजर उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाए। ये सब जो अपना जो इंश्योर करने के लिए जो यहाँ पे जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हेल्प से जो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे डिजाइन होगा। तो फाइनली जब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके एक ये बहुत ही जो आपका स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो आप जो यहाँ पे जो आपकी 6 स्टेप्स हैं दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद में जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, स्कीमा रिफाइनमेंट, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी डिजाइन। तो यहाँ पे जो आज के इस लेक्चर में ईआर मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ईआर मॉडल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल और हाई लेवल जो डेटाबेस डिजाइन है वहाँ पे हम इस ईआर मॉडल को यूज करेंगे। तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल 1971 में पीटर चैन ने प्रपोज किया था। तो जो ईआर मॉडल को प्रपोज करने के पीछे जो मेन जो मोटिव था वो ये था कि जो रिलेशनल मॉडल या फिर नेटवर्क मॉडल जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे उस मॉडल में इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे पास में कुछ एक ऐसा यूनिफॉर्म और कन्वेंशन हो, यूनिफॉर्म डिजाइन हो जिसको हम इजीली रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में या फिर नेटवर्क मॉडल में कन्वर्ट कर पाए। तो इस पर्पज से पीटर चैन ने 1971 में ईआर मॉडल को प्रपोज किया था। तो ईआर मॉडल की हेल्प से हम जो जितनी भी जो डेटाबेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उसके थ्रू हमें बहुत ही एक वेल डिजाइंड और एफिशिएंट डेटाबेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ईआर मॉडल आपके एक हाई लेवल और एक या फिर कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है जो कि डेटाबेस के कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है
और जो हम कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर को जो ईआर मॉडल डिस्क्राइब करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम्स का यूज करते हैं। उन डायग्राम्स को हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या फिर शॉर्ट में उनको ईआर डायग्राम कहते हैं। तो ईआर डायग्राम बेसिकली जितनी भी जो एंटिटीज है डेटाबेस के अंदर और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि एंटिटी एक दूसरे से, जो एंटिटी सेट्स है वो एक दूसरे से आपस में कैसे रिलेटेड है, इसको शो करने के लिए जो आपका ईआर डायग्राम यूज किया जाता है। तो जो एक तरीके से ये आपका एंटिटी और उनके रिलेशनशिप का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं, उसी टाइप से आपका जो ईआर डायग्राम उसके बहुत ही सिमिलर है, लेकिन ईआर डायग्राम के अंदर हम कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं, जहाँ पर प्रत्येक सिंबल का अपने आप में एक अलग मीनिंग होता है, जो कि इस मॉडल को थोड़ा सा यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, बाकी मॉडल से इसको डिफरेंट बनाता है। तो वन बाय वन हम अब ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ईआर मॉडल के अंदर जैसा कि हमने देखा कि ईआर मॉडल जो है वो ईआर डायग्राम के थ्रू एंटिटी और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बताता है। तो उसके लिए हमारे पास में जो कंपोनेंट्स हैं वो ईआर मॉडल के, वो एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। तो एंटिटी आपका एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो सकता है, वीक एंटिटी हो सकता है। एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट के टाइप्स हो सकते हैं की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप भी आपका 1 to 1 हो सकता है, 1 to many, many to 1, many to many, इसके रिलेशनशिप के टाइप है। ये एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, वो सब हम अब जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली एंटिटी और एट्रीब्यूट्स पे फोकस करेंगे। अब बात करते हैं एंटिटी एंड एंटिटी सेट की। तो एंटिटी अपने आप में इस रियल वर्ल्ड में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम एंटिटी कह सकते हैं। तो एंटिटी का लॉजिकल एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, एंटिटी का फिजिकल एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज जो आपका या तो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो या लॉजिकली एग्जिस्ट करती हो, उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। और किसी भी एंटिटी को हम उसके कुछ एट्रीब्यूट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो जो आपका यहाँ पे हमने कहा फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे कि कोई भी पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई कार है, या फिर कोई एम्प्लॉय है, ये सब जो आपका यहाँ पे इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और अगर लॉजिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि आपका कोई भी कंपनी है, या कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कोर्स रन हो रहा है, या फिर कोई एम्प्लॉय किसी जॉब को कोई जॉब कर रहा है, तो उस जॉब को हम जो जॉब है, तो ये सब जो आपके लॉजिकल एंटिटीज हैं, इनकी लॉजिकल एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंटिटीज की जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस के बेस पे लॉजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी हो सकती है। तो एंटिटी को हम किसी भी एट्रीब्यूट से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का या फिर एक स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का यहाँ पे किसी भी क्लास में स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, फादर्स नेम, उसका DOB, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस। तो ये सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो उस स्टूडेंट एंटिटी को डिफाइन करता है। तो एंटिटी और जो आपका एंटिटी जो है वो अपने आप में एक एंटिटी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, और जितने भी जो आपके सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज की अगर हम बात करें, यानी कि अगर एक जैसे एंटिटीज का जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है उनका अगर हम सेट बना दें तो उस सेट को हम एंटिटी सेट
कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट एक एंटिटी सेट है जिसमें एंटिटी टाइप भी कह रहे हैं। तो उस एंटिटी टाइप के अंदर जो आपका यहाँ पे अगर हम ये देखें तो E1, E2, E3 ये बहुत सारी एंटिटीज हैं। तो इन सब एंटिटीज को अगर हम कलेक्ट करें, एक सेट बनाएं, तो वो अपने आप में एक एंटिटी सेट हो गया। और उसके जो एंटिटी सेट यहाँ पे एंटिटी टाइप है उसको हम कुछ एट्रीब्यूट्स की हेल्प से यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो ER डायग्राम के अंदर जो एंटिटी सेट है उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। रेक्टेंगल के थ्रू जो आपका यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं एट्रीब्यूट और उसके टाइप्स। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एट्रीब्यूट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी एंटिटी टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए, एंटिटी टाइप को डिफाइन करने के लिए काम में आती है। जैसे कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, नेम, DOB, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब एट्रीब्यूट है जो कि एक स्टूडेंट एंटिटी टाइप को डिफाइन करते हैं। इसी टाइप से किसी एम्प्लॉय की अगर बात करें तो उस एम्प्लॉय की ID, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी, उसका ईमेल एड्रेस, ऐसे बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो उस एंटिटी को डिफाइन करते हैं। तो एंटिटी जो एंटिटी को डिफाइन करने के लिए ये जो हमने जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज किए हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स के यहाँ जो ER मॉडल के अंदर मेनली ये 4 टाइप्स हो सकते हैं: की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डेराइव्ड एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं की एट्रीब्यूट की। तो डेटाबेस में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं तो हम वहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए भी डेटा हो सकता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए भी डेटा हो सकता है। तो अगर हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास में 1 लाख स्टूडेंट्स का डेटाबेस है और 1 लाख स्टूडेंट के डेटाबेस में से हमारा जो डेटाबेस है उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसमें हम प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसी फैसिलिटी डेटाबेस हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो इसके लिए हम डेटाबेस के अंदर जो आपका ER मॉडल यूज करें, तो ER मॉडल के अंदर इस पर्पस के लिए हम की एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो की एट्रीब्यूट का यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू प्रत्येक एंटिटी के लिए अलग अलग हो, यानी कि जिसकी हेल्प से हम किसी भी एंटिटी को एंटिटी सेट के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, यूनिकली एक दूसरी एंटिटी से अलग कर पाए। तो जैसे कि आपका स्टूडेंट सेट, एंटिटी सेट के अंदर स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट रोल नंबर है वो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है और रोल नंबर के बेस पे हम स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर उनका सेम नहीं हो सकता। तो जो ER डायग्राम के अंदर की एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट को हम जो आपका ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं और ओवल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट हम राइट करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, उसके थ्रू हम की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका सिंपल एट्रीब्यूट होता है उसको हम सिंपली ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं और उस ओवल के अंदर उस एट्रीब्यूट का जो नेम है वो लिखा हुआ होता है। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की। जो कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कि इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है। तो जिसको एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे कि अगर एड्रेस की बात करें तो किसी भी एम्प्लॉय का एड्रेस, किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, इन सब जो आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं इनसे मिलके बना हो सकता है। तो उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। और कंपोजिट एट्रीब्यूट को जो ER डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एक ओवल को हम उसके बाकी सारे जिस भी एट्रीब्यूट से वो मिलकर बना होता है उन सब एट्रीब्यूट के ओवल से वहां पे कनेक्ट करके शो करते हैं। जैसे कि एड्रेस, तो एड्रेस जो आपका स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री,
ये जो इन सब से मिलके अगर बना है तो इन सब को हम इस जो एड्रेस ओवल से कनेक्ट कर देंगे, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का ईआर डायग्राम के अंदर तरीका है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डेराइव्ड एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, यानी कि किसी भी एंटिटी के लिए उस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे से मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर किसी पर्सन के पास में 2 मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं, किसी पर्सन के पास में 1 मोबाइल नंबर भी हो सकता है, किसी पर्सन के पास में 3 मोबाइल नंबर भी हो सकता है। तो जो मोबाइल नंबर इस केस के अंदर जो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम ईआर डायग्राम के अंदर डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट की। तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू को हम किसी दूसरे स्टोर्ड एट्रीब्यूट की हेल्प से डेराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ पता हो तो हम उस पर्सन की जो आपका करंट डेट और उस डेट ऑफ बर्थ को यूज करते हुए उस पर्सन की एज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एज यहाँ पे जो कि हम डेट ऑफ बर्थ से डेराइव कर रहे हैं, तो एज को हम यहाँ पे डेराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे, और एज जो आपका डेराइव्ड एट्रीब्यूट है उसको हम यहाँ पे डैश्ड ओवल से ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी आपके एट्रीब्यूट्स की बात। तो कि आपका की एट्रीब्यूट, उसके बाद में कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट जो कि आपके किसी भी एंटिटी को एक एंटिटी सेट में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो कि हम जो ऐसा एट्रीब्यूट जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बना हो। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। डेराइव्ड एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू को हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू से डेराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो आपका एक एंटिटी सेट स्टूडेंट का एग्जांपल है जिसको हम डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट से यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एंटिटी सेट यहाँ पे आपका स्टूडेंट है जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसका जो आपका यहाँ पे जो एट्रीब्यूट आपका ये रोल नंबर, फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एज जो कि यहाँ पे आपका डेराइव्ड एट्रीब्यूट है, हम डीओबी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एड्रेस जो कि आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट से मिलके बना है। तो ये आपका एक एंटिटी सेट को डिस्क्राइब करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है ईआर मॉडल के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डेटाबेस डिजाइन के स्टेप्स कौन से हैं, उसके बाद में ईआर मॉडल क्या होता है, हम ईआर मॉडल को क्यों यूज करते हैं, ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स कौन से हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी हम क्या यूज करते हैं, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, और एट्रीब्यूट के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं। थैंक यू।